नमस्कार। गैप न्यूज ब्यूरो में आपका स्वागत है। मैं विजय भास्कर। मित्रों, देश की समस्याओं से आप भली भांति परिचित हैं। देश की हर समस्या पर हर व्यक्ति कोई ना कोई समाधान प्रस्तुत करता है। संसद के गलियारों से संसद भवन के अंदर जो समाधान पेश किए जाते हैं, वो सारे के सारे समाधान नकली समाधान पेश करने वाले लोग समाज के लिए स्वयं एक समस्या है, ऐसा मानना है श्री भरत गांधी जी का। गांधी जी देश के जाने माने राजनीतिक सुधारक हैं। उन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखकर हमारा मार्गदर्शन किया है। श्री गांधी 23 साल की आयु में ही इंसान को सुखी बनाने का रास्ता खोजने के लिए घर से निकल पड़े थे। अपने 18 वर्ष की इस लंबी खोजी यात्रा में उन्होंने इंसान की लगभग हर समस्या का मार्ग निकाल दिया। राजनीति कैसे सुधारें, समाज कैसे सुधारें, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारें, अर्थव्यवस्था का सुधार कैसे हो, राज व्यवस्था को कैसे सुधारें, आदि सभी विषयों पर श्री भरत गांधी ने अनोखा रास्ता निकाला है। एक ऐसा रास्ता जिसे ना तो दुनिया ने कभी देखा, ना कभी सुना, और देखने और सुनने की बात तो दूर की रही, कभी सोचा भी नहीं। गरीबी और गुलामी कैसे खत्म हो, इस विषय पर श्री भरत गांधी ने कई किताबें लिखी। उनकी सीडीज, पुस्तकें व डीवीडी पहले से ही उपलब्ध है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे श्री भरत गांधी से और उनसे पूछेंगे केवल उन सवालों को कि कैसे आज की राजनीति को सुधारा जा सके, आज की गंदी राजनीति को साफ सुथरा हम कैसे कर सकें। इन समस्याओं के समाधान के लिए हम मिलते हैं भरत गांधी जी से। आज करते हैं उनसे सीधी बात। नमस्कार। गांधी जी, आजकल राजनीति के गिरते चरित्र से लोग बहुत दुखी हैं, इतने दुखी कि अपने दुख को तो कई बार व्यक्त करते हुए लोग रो पड़ते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि राजनीति का चरित्र गिर रहा है? सबसे पहले तो राजनीति और राजनेता का अंतर समझ लेना जरूरी है। राजनीति गाड़ी की तरह है और राजनेता उसको चलाने वाले ड्राइवर की तरह है। राजनीति की गाड़ी में जो इंजन लगा है उसको संविधान और कानून कहते हैं। अगर राजनीति की गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है तो ये गलती केवल ड्राइवर में ही नहीं, गलती गाड़ी के इंजन में भी हो सकती है, और इंजन में है। पिछले 60 सालों से भारत में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में जो समस्याएं थी वो बढ़ती जा रही है। इससे ये बात साबित हो रही है कि बार बार हम गाड़ी चलाने वाले लोगों को कोस रहे हैं। हमें एक बार ठंडे मन से यह सोचने की जरूरत है कि गाड़ी चलाने वालों की ही गलती नहीं है, संविधान को, नियम को, कानूनों को चलाने वालों की ही गलती नहीं है, बल्कि गलती कानूनों की भी हो सकती है और संविधान में भी कोई न कोई खामी हो सकती है। मतलब ये हुआ कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हमें एक बार दूसरे हिसाब से भी सोचना चाहिए कि इसकी भी संभावना अब तो बन गई है, बल्कि पुख्ता सबूत है इस बात के कि नाचें कैसे आंगन टेढ़ा। आज अगर कानून में कुछ गलती है, अगर संविधान में कुछ गड़बड़ है, भारत के ही नहीं, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूएनओ के भी संविधान में कोई गलती है तो उसका खामियाजा हमें भुगतना होगा। मतलब ये हुआ कि जब तक आंगन ठीक नहीं होगा तब तक नाचने वाला भी ठीक नहीं हो सकता। नाचने वाला भी ठीक होना चाहिए और आंगन भी ठीक होना चाहिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राजनेता लोग राजनीति की गाड़ी के केवल ड्राइवर होते हैं? जी हाँ, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि राजनीति की गाड़ी को नेता अकेले नहीं चलाता। कम से कम चार तरह के लोग राजनीति की गाड़ी को चलाते हैं। पहले वर्ग में वे अमीर लोग हैं जो नेताओं को पैसा देकर के बड़ा नेता बनाते हैं। दूसरे वर्ग में अधिकारी वर्ग है जो राजनीति की इस गाड़ी के इंजन को समझता है।
तीसरे वर्ग में स्वयं को समझदार समझने वाले बुद्धिजीवी हैं और चौथे वर्ग में बड़ी पार्टियों के वे कार्यकर्ता हैं जो देखने में तो जनता के प्रतिनिधि दिखाई पड़ते हैं किंतु हकीकत में वो पार्टी अध्यक्ष की नौकरी कर रहे होते हैं। ये 4 वर्ग लोग हैं, 4 तरह के लोग इस देश रूपी गाड़ी का इंजन चलाते हैं। क्या राजनीति की गाड़ी खराब करने में पैसे वाले लोग, अधिकारी और बुद्धिजीवी भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि नेता? जी हाँ, लेकिन यही बात लोगों को मालूम नहीं है और यही कारण है कि नेताओं को कोसने के बाद भी गत 50 सालों से राजनीति का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। आखिर नकली इंजीनियर गाड़ी को ठीक करेंगे भी कैसे? नकली डॉक्टर बीमारी से रोगी को निजात दिलाएंगे भी कैसे? अच्छा, तो गांधी जी, राजनीति को खराब करने में पैसे वालों का दोष क्या है? पैसे वालों का दोष यही है कि वे लोग ऐसे ही नेताओं को चंदा देकर के बड़ा नेता बनाते हैं जो नेता इन पैसे वालों की लूटमार को जायज कहता, उनके भ्रष्टाचार को ठीक मानता, उनके इस जो समाज विरोधी गतिविधि है, इनके करप्शन को, इनकी हर गलती को राष्ट्रवाद कहता। पैसे वालों के इस बर्ताव के कारण सरकारी खजाने की लूट मार करने वाले लोग राजनीति के क्षेत्र में मोथे की तरह पैदा हो गए और ये जो नकली नेता हैं, ये जो कठपुतली मार्का नेता हैं, ये मोथे की तरह बड़े हो गए हैं और ईमानदार नेता धान की तरह छोटे रह गए। इन मोथों ने धानों को दबा दिया है। बात तो यहां तक बिगड़ी कि ईमानदार नेता राजनीति के अखाड़े पर अब तो आने की ही हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। पैसे वालों के दलाल ही जब नेता बन गए तो राजनीति के चरित्र को गिरने से कौन रोकेगा? कैसे रोक सकता है? गांधी जी, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश समाचार पत्रों के माध्यम से होता है, बड़े बड़े अखबारों के अंदर उसकी चर्चा होती है। जो टीवी चैनल्स हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और वो टीवी चैनल्स और अखबारों के जो मालिक हैं सब अमीर लोग हैं, ये पैसे वाले लोग हैं। किंतु पैसे वालों का ये एहसान तो मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने भ्रष्ट नेताओं का पर्दाफाश किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा आंदोलन पैसे वालों ने ही छेड़ रखा, फिर कैसे माना जाए कि पैसे वाले राजनीति का चरित्र गिरा रहे हैं? देखिए, सांप पालने वालों को जब सांप ने काट खाया तब सपेरों ने आंदोलन छेड़ा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ इन आंदोलनकारियों को अभी भी राजनीति के लिए सज्जनों की नहीं, सज्जन सांपों की दरकार है। इन्हें सज्जन नेता नहीं चाहिए, इन्हें सज्जन सांप चाहिए। ऐसे सज्जन सांप चाहिए जो उन्हें काटें जिनको काटने के लिए ये लोग कहें। ऐसे सज्जन सांप चाहिए। गांधी जी, आपने तो मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी। जहरीले नेताओं को पालने में पैसे वालों का क्या फायदा है? देखिए, तमाम दंत कथाएं हैं। जिस जमीन में सोना गड़ा होता है वहां सांप बहुत पाए जाते हैं। लोगों का विश्वास है कि सांप सोने की रखवाली कर रहे होते हैं। सन 1789 में राजशाही खत्म हुई, फ्रांस की क्रांति के समय, और लोकशाही आई। लोकशाही में राष्ट्र की जो संपदा का मालिक राजा नहीं रहा, प्रजा हो गई। हर व्यक्ति प्रजा हो गया, सबकी हैसियत समान हो गई। एक वोट से न कोई बड़ा रहा और न कोई छोटा। राजा और रंक दोनों एक ही राष्ट्रपिता की संतान बन गए। राष्ट्रपिता की संतानों को वोटर कहा गया। अब चाहे कोई ऊंचा था या नीचा, कोई कम बुद्धि वाला था या ज्यादा बुद्धि वाला, ज्यादा पढ़ा लिखा था या कम पढ़ा लिखा, पूरा हिष्ट पुष्ट था या विकलांग था, या कोई अमीर घर पैदा हुआ था या गरीब घर पैदा हुआ था,
कोई राजा के यहां पैदा हुआ था या रंग के यहां पैदा हुआ था, सबको एक वोट का अधिकार मिला, यानी कि राष्ट्रपिता एक हो गया और ये सारे के सारे राष्ट्रपुत्र और राष्ट्रपुत्री बन गए। किंतु इस प्रजातंत्र में 1789 के बाद आज तक वोटर को उस मालिकाना हक का इंतजार करना पड़ रहा है जो उसे 1789 में मिल जाना चाहिए था। लोकतंत्र में औसत से ज्यादा मिल्कियत को जो लोग अपना मानते हैं वे सभी भ्रष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि जो रिश्वत लेते हैं वही भ्रष्ट होते हैं। जो देश में जितनी संपत्ति है और उस संपत्ति में एक आदमी का जो हिस्सा बनता है, उससे ज्यादा संपत्ति रखने वाला, औसत से ज्यादा आमदनी रखने वाला हर आदमी भ्रष्ट है। चाहे यह मिल्कियत कानूनी हो उसके पास और चाहे गैर कानूनी। चूंकि अमीरों के पास लाखों लोगों के हिस्से की दौलत सोने की तरह गड़ी पड़ी है, इसलिए उसकी रक्षा के लिए उन्हें सर्पीले सांपों की जरूरत पड़ती है, उन्हें सर्पीले नेताओं की जरूरत पड़ती है, उन्हें ऐसे नेताओं की दरकार रहती है, ऐसे नेताओं की जरूरत रहती है जो राज सत्ता में काबिलियत की मांग करे और धन की सत्ता में वंशवाद को ठीक माने। जब पैसे वाले लोग चंदा देकर ऐसे ही दलालों को बड़ा नेता बनाते रहेंगे और जब तक बनाते रहेंगे तब तक ईमानदार और न्याय पसंद आदमियों के लिए राजनीति में जगह नहीं बन पाएगी। एक लोकतांत्रिक समाज में जहां जमीन की रजिस्ट्री का कानून हर आदमी मिलकर बनाता है, वहां औसत से ज्यादा संपत्ति का मालिक औसत से कम संपत्ति के मालिकों का किराएदार ही हो सकता है, बटाईदार ही हो सकता है, रखवाला ही हो सकता है या ट्रस्टी हो सकता है, लेकिन मालिक नहीं हो सकता। औसत से ज्यादा संपत्ति वाला, औसत से ज्यादा संपत्ति रखने वाला इस बात को नहीं मानता, फिर भी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करता है, तो समझिए कि उसके कथने में और करने में भारी अंतर है। वह भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहता, वह केवल भ्रष्टाचार पर घड़ियाली आंसू बहाता है। अधिकारी वर्ग देश के अरबपतियों और उनके पाले हुए दलाल नेताओं को भ्रष्टाचार करने का गुण सिखाता है, यही उसका दोष है। ऐसा करने की प्रेरणा उसे उत्तराधिकार के कानून से मिलती है, विरासत के कानून से मिलती है। कानूनों की पढ़ाई चूंकि वो लोग किए रहते हैं, इसलिए वो जान जाते हैं कि देश का जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र के उसूलों पर नहीं चलता। इन लोकतंत्र की जो मूल भावना है उस भावना पर नहीं चल रहा, बल्कि अरबपतियों के चाबुक पर चल रहा। वह समझ जाता है कि अरबपतियों की ताकत है उत्तराधिकार का कानून। इसी कानून के सहारे उनके बच्चे बिना किसी काबिलियत के अरबपति बन जाते हैं और चंदा देकर सभी पार्टियों के अध्यक्षों को अपनी कठपुतली बना लेते हैं। साधारण लोग ये समझते हैं कि देश को नेता और अधिकारी चला रहे हैं। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि नेताओं को अरबपति लोग चलाते हैं और अधिकारियों को नेता लोग। यह देखकर शासक बनने का जो सपना हर अधिकारी के अंदर होता है वो चकनाचूर हो जाता है और वह देश चलाने वाली सबसे बड़ी सत्ता यानी अरबपति बनने के दौड़ में लग जाता है। और उस दौड़ में लगने के लिए एक अफसर अरबपति तभी बन पाएगा जब वो भ्रष्ट बने। इसलिए भ्रष्टाचार की जो जड़ में है वो उत्तराधिकार का कानून है और भ्रष्टाचार की जो लोग खिलाफत करते हैं वो उत्तराधिकार के विरोध नहीं करते। इसीलिए भ्रष्टाचार जाता नहीं। जब तक आप उत्तराधिकार की वकालत करते रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार बना रहेगा। देखिए, जब कोई आदमी अधिकारी बनता है तो उसे कानून की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है और कानून पढ़ने के बाद उसको ये बात पता चल जाती है कि अगर वह ईमानदारी से काम करेगा
तो वह अपने बच्चों को अपना पद विरासत में नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोई आदमी ईमानदार हो या बेईमान, वो अपने पद को, अपनी पदवी को, अपनी डिग्री को अपने बच्चों को नहीं दे सकता, ऐसे कानून है। किंतु अगर वह अधिक से अधिक संपत्ति जमा कर ले और इसमें कामयाब हो जाए तो अब इस संपत्ति को अपनी अगली पीढ़ी में दे सकता है, विरासत में दे सकता है। इसीलिए वह काम पर कम ध्यान देता है और संपत्ति जोड़ने पर ज्यादा ध्यान देता है। अधिकारी ही मंत्रियों के सलाहकार होते हैं, इसलिए वो मंत्रियों को समझाते हैं कि अगर आप संपत्ति नहीं जोड़ोगे तो अपने बच्चों को अपना जीवन का जो जीने का स्तर है, जो रहन सहन है, वो नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके बच्चों को चुनाव की कुश्ती लड़नी पड़ेगी। इसलिए अच्छा यही है कि मंत्री जी आप काम पर कम ध्यान दीजिए, पैसे पर ज्यादा। वह समझाता है कि ईमानदार रहकर भी आप एमपी और एमएलए का जो पद है उत्तराधिकार में अपने बच्चों को नहीं दे सकते, इसलिए बेईमान होकर के जमा की गई संपत्ति को बच्चे को दिया जा सकता है। इसलिए संपत्ति जोड़ने का काम आप भी करिए, हम भी करते हैं। यह बात मंत्री को तो समझ में आती ही है, साथ ही साथ सांसदों को और विधायकों को भी समझ में आती है। अंत में जो अधिकारी और जो नेता भ्रष्ट नहीं होता, वो उनकी गिनती ये लोग बेवकूफों में करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये है कि जो आदमी भ्रष्ट है वो ज्यादा समझदार है, उसको कानूनों की समझ है, और जो भ्रष्ट नहीं है वो कानूनों की समझ नहीं है। इसीलिए ज्यादातर देखा जाता है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा ईमानदार हैं, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा बेईमान हो जाते हैं। इसकी वजह है उनकी गलती नहीं है, केवल कानूनों की भी गलती है। ये विरासत का कानून जब तक फ्री में बच्चों को देने का कानून रहेगा, जब तक यह भ्रष्ट कानून, विरासत का कानून रहेगा, इसकी कोई सीमा नहीं बनाई जाएगी, तब तक भ्रष्टाचार को न तो शासन से रोका जा सकता है न प्रशासन से। यहां तक कि जयप्रकाश आंदोलन हुआ, उसमें उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा, लेकिन नहीं रुका। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर ही प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए। कुल मिलाकर के जो भ्रष्टाचार रोकने की बात जो लोग करते हैं, उनके अंदर भी भ्रष्टाचार रहता है। वो इस जो उत्तराधिकार की रकम फ्री में बच्चों को दी जाती है, इसका पक्षपात कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे होते हैं। तो जो एक भ्रष्ट कानून की वकालत करेगा, वो भ्रष्टाचार को खत्म कैसे करेगा? ये संभव नहीं है। अगर संभव होता तो भ्रष्टाचार अब तक खत्म हो चुका होता। लेकिन उत्तराधिकार कानून से सरकार जो रकम बच्चों को फ्री में देती है, वह रकम कम कर दी जाए तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। बड़ी रकम कर दी जाए तो भ्रष्टाचार बड़ा हो जाएगा। अगर यह रकम बेलगाम कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार भी बेलगाम हो जाएगा। इसलिए उत्तराधिकार कानून से फ्री में मिलने वाली रकम की केवल सीमा भी तय कर दी जाए तो बड़े भ्रष्टाचारियों का सफाया हो जाएगा। उस सीमा से ज्यादा पैसा कोई आदमी जोड़ेगा ही नहीं। जब बच्चों को नहीं दे पाएगा तो जोड़ेगा कैसे? उत्तराधिकार की सीमा बनने पर सीमा से ज्यादा दौलत ना तो अरबपति जमा कर पाएंगे, और ना नेता जमा कर पाएंगे, और ना अधिकारी जमा कर पाएंगे। राजनीति की गाड़ी चलाने वाले ये चालक दल के 3 लोग अगर सुधर जाएंगे तो फिर पूरी राजनीति का चरित्र फिर से अपनी ऊंचाइयां हासिल कर लेगा। असली समस्याओं का नकली समाधान प्रसारित करने का सबसे ज्यादा काम बुद्धिजीवी वर्ग ही करता है, क्योंकि बुद्धिजीवी दार्शनिक नहीं होते। इसलिए गहराई में जाकर समस्याओं के आपसी संबंधों को वो देख नहीं पाते। जीवन भर मुंह की खाते रहते हैं, फिर भी वही बातें रटते रहते हैं जिनका गत 50 सालों में कोई असर दिखा ही नहीं। वे वर्तमान के ज्ञान के प्रचारक होते हैं, लेकिन जिन समस्याओं का समाधान वर्तमान के ज्ञान में है ही नहीं,
उन समस्याओं का समाधान बुद्धिजीवी करते भी कैसे। इसलिए इतिहास में देखा गया है कि दार्शनिकों की हर नई बात का समर्थन आम जनता तो करती है, लेकिन बुद्धिजीवी नहीं करते। बुद्धिजीवी उसका विरोध करते हैं। और मजेदार बात यह है कि बुद्धिजीवी जिस दार्शनिक की जिस बात का विरोध करते हैं, थोड़े समय बाद उसी का समर्थन करने लग जाते हैं। इसलिए राजनीति सुधारने की आशा वर्तमान बुद्धिजीवियों से नहीं की जा सकती। ये आशा आम जनता ही से हो सकती है और राजनीति को सुधारने का काम आम जनता ही करने वाली है। औसत से ज्यादा संपत्ति का मालिक होना यदि भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए उत्तराधिकार की सीमा तय करना जरूरी है, तब तो पैसे से ताकतवर कोई भी आदमी भ्रष्टाचार को खत्म क्यों करना चाहेगा। फिर तो नेता और अधिकारी ही नहीं, न्यायाधीश भी भ्रष्टाचार के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी औसत से ज्यादा संपत्ति होती है। अधिकांश बुद्धिजीवियों के पास भी संपत्ति औसतन ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें भी भ्रष्ट ही मानना होगा। गांधी जी, आपने तो भ्रष्टाचार के खात्मे का इतना कठिन रास्ता बता दिया कि इस पर तो कोई चल ही नहीं सकता। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लड़ाई कभी कामयाब होगी ही नहीं? भ्रष्टाचार के खिलाफ चारों तरफ जो नकली लड़ाई चलती हुई दिखाई पड़ रही है, अगर इन लोगों की चलेगी तो भ्रष्टाचार का खात्मा कभी भी नहीं हो सकता। जनता की संपत्ति को जो लोग दबाए बैठे हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। अगर भ्रष्टाचार खत्म करने का आंदोलन चलाकर संपत्ति को उनके मूल स्वामियों तक पहुंचा दिया जाए तो अधिकांश समाज, अधिकांश लोग रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। जब समाज के 80% लोगों को लगेगा कि भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाए तो वो करोड़पति बन जाएंगे, तो वे सभी के सभी लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने के असली आंदोलन में कूद पड़ेंगे। यदि ऐसा होगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कामयाब अवश्य होगी। तब केवल लड़ाई नहीं होगी, केवल भ्रष्टाचार खत्म करने का ड्रामा नहीं होगा, भ्रष्टाचार वास्तव में खत्म होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो भ्रष्टाचार को समस्या मानता हो उससे 2 सवाल करिए, पता चल जाएगा। पहला सवाल, क्या आप औसत से ज्यादा संपत्ति रखना गलत मानते हैं? दूसरा सवाल, क्या आप उत्तराधिकार की कोई कानूनी सीमा बनाने की बात को सही मानते हैं? अगर दोनों सवालों का वह हां में उत्तर देता है तो समझिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो असली लड़ाई लड़ रहा है, और अगर उत्तर ना में देता है तो समझिए भ्रष्टाचार की वो नकली लड़ाई लड़ रहा है। क्या औसत संपत्ति से अधिक संपत्ति के जो लोग मालिक हैं, उन्हें कानून बनाकर फालतू संपत्ति का किराएदार घोषित कर दिया जाए और उत्तराधिकार की सीमा तय कर दी जाए तो राजनीति का गिरता चरित्र ऊंचा उठने लग जाएगा? राजनीति का चरित्र ऊंचा उठाने के लिए ऊंचे चरित्र के लोगों के हाथ में राजनीति को सौंपना जरूरी है। औसत संपत्ति से जो फालतू रकम है उस पर सबका साझा स्वामित्व, सबका मालिकाना हक मान लेने पर और उत्तराधिकार की कोई ऊपर वाली सीमा तय कर देने पर भ्रष्टाचार पर निश्चित रूप से अंकुश लग जाएगा। और जो राजनीति सुधारने की अनिवार्य शर्त है, लेकिन ऊंचे चरित्र और ऊंची सोच के लोगों को जब तक सत्तासीन नहीं किया जाता, जब तक उनको सत्ता पर बैठाया नहीं जाता, तब तक राजनीति का चरित्र उठने वाला नहीं है। नीची सोच के लोग ऊंची राजनीति कैसे करेंगे? ऊंची सोच के लोग कौन होते हैं? क्या जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, या ऊंची डिग्री लिए होते हैं, या जिनके खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ? देखिए, जरूरी नहीं कि ऊंची डिग्री का आदमी भी ऊंची सोच का आदमी हो। अब तो ये बात साबित हो चुकी है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग, जो लोग ऊंची डिग्री लिए,
उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपनी निजी जीवन को सुखी बनाने में तो लगाया, लेकिन पूरे समाज की साझी जिंदगी को सुखी बनाने में नहीं लगाया, बल्कि उसको बदतर बनाया। इसलिए जिस तरह पढ़े लिखों को लोगों की डिग्रियां ऊंची नीची होती हैं, उसी तरह उनके जो सोच का दायरा है वो भी ऊंचा नीचा होता है। इसलिए कुछ लोग कम पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन उनकी सोच ऊंची होती है, कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन उनकी सोच नीची होती है। राजनीति सुधारने के लिए अपने उत्तराधिकारी की कानूनी सीमा बनाने को कहा, जिससे 10 से 20 करोड़ से ज्यादा की दौलत कोई व्यक्ति अपने बच्चे को फ्री में न देने पाए। आप इस अधिकार को भ्रष्टाचार का मुख्य प्रेरक मानते हैं। आपने ये भी कहा कि जनसंख्या अब इतनी बढ़ गई है कि प्रदेश और देश की जो 2 मंजिला सरकारें चल रही हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। नई जनसंख्या को जगह देने के लिए 5 मंजिला सरकारें पूरे विश्व तक बननी चाहिए। गांधी जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि केवल नेताओं का चरित्र सुधार जाए तो राजनीति सुधर जाएगी? नेता सुधर जाए तो राजनीति सुधर सकती है। शब्दों में तो ये बात ठीक लगती है, लेकिन इस बात का कोई अर्थ होता नहीं है। अर्थ इसलिए नहीं होता कि ये बात कहने और सुनने वाले न तो राजनेता का गहरा अर्थ समझ रहे होते हैं और न तो नेता का। राजनीति का आमतौर पर वही अर्थ लेते हैं जो कुछ राजनीतिक पार्टियां करती हैं। ऊंचे पदों पर काम करते हैं उन्हीं लोगों को लोग नेता समझते हैं। ये सच्चाई नहीं है। केवल ऊंचे पद पर काम करने वाले लोग ही नेता नहीं है। तो गांधी जी, आपकी नजर में नेता कौन है? देखिए, नेता वह होता है जिसका लोग अनुकरण करते हैं, जैसा लोग बनना चाहते हैं, जिसके लोग नकल करते हैं। लोग जिसकी नकल करते हैं वह सुधर जाए तो सभी लोग सुधर जाएंगे, ये बात तो ठीक है। जब लोग सुधर जाएंगे तो अपने जैसा सुधरे हुए लोगों को वोट देंगे, और जब सुधरे हुए लोग चुनाव जीतने लग जाएंगे तो पार्टियां सुधर जाएंगी। जब पार्टियां सुधर जाएंगी तो सरकार का वह ढांचा बन पाएगा जो सभी वोटरों की मंशा को पूरी कर पाएगा। लेकिन यह सब तो तभी हो सकेगा जब वह सुधरे जिसका लोग अनुकरण करते हैं। अच्छा, तो बताएं, लोग किसका अनुकरण करते हैं? क्या लोग राजनीति करने वालों का अनुकरण नहीं करते? जितने लोग राजनीति करने वालों का अनुकरण करते हैं, उससे ज्यादा लोग अधिकारियों का अनुकरण करते हैं, अफसरों का अनुकरण करते हैं। अफसर जैसा है वैसा बनना चाहते हैं। और जितने लोग अफसरों का अनुकरण करते हैं, उससे ज्यादा लोग तो खिलाड़ियों का अनुकरण करते हैं। ये जो क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल खेलते हैं और तमाम तरह के खेल खेलते हैं, ऐसे लोगों का अनुकरण करने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं। यहां तक कि इतनी संख्या में जितने तो अधिकारियों का भी अनुकरण नहीं करते। फिल्मी कलाकारों का जो अनुकरण करते हैं वो तो और बड़ी संख्या में लोग हैं। समाज के सबसे ज्यादा लोग जिस एक वर्ग का अनुकरण करते हैं और वैसा ही बनना चाहते हैं, वो है अमीर वर्ग। यानी अमीर बनना सब बनना चाहते हैं, तो जो अमीर वर्ग है उसका अनुकरण करने वाले सबसे ज्यादा हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि समाज में बड़ी मुश्किल से 5% लोग होंगे जो अमीर वर्ग का अनुकरण नहीं करते, अमीरों जैसा नहीं बनने चाहते होंगे। इसे प्रतिशत की भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि अमीर वर्ग 100 में से 95 लोगों के नेता होते हैं। शेष 5% लोगों के नेता होते हैं फिल्मी कलाकार, खिलाड़ी, अधिकारी, बुद्धिजीवी और नेता। ये जो आप नेताओं को सुधरने की बात करते हैं, अगर ये सुधर भी जाए तो क्या शेष लोग उनका अनुकरण करना शुरू कर देंगे? समाज के 1% लोग भी नेताओं का अनुकरण नहीं करते। इसलिए नेता सुधर भी जाएं तब भी 99% लोग बिगड़े ही रहेंगे। तो क्या आप अमीरों, फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों, अधिकारियों, बुद्धिजीवियों को भी नेता मानते हैं और इन लोगों को भी सुधारना जरूरी मानते हैं?
इन सभी वर्गों में से कौन समाज के कितने प्रतिशत लोगों का नेता है, यह बात मैं बता चुका हूं। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे, केवल राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता सुधर जाएंगे, तो राजनीति का 1% जो ज्यादा सुधार, 1% से ज्यादा सुधार संभव नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि राजनीति कैसी होगी, लोकतंत्र में ये बात पूरा समाज तय करता है। केवल पार्टियों के बड़े नेता और उनका अनुकरण करने वाले समाज के 1% लोग ही ये बात तय नहीं करते, पूरा समाज तय करता है। इसलिए पूरा समाज जिनका अनुकरण करता है, यानी अमीर वर्ग का, उद्योगपतियों का, व्यापारियों का, खिलाड़ियों का, बुद्धिजीवियों का, फिल्मी कलाकारों का, जब तक ये सभी नहीं सुधरेंगे समाज नहीं सुधरेगा, और समाज नहीं सुधरेगा तो राजनीति भी सुधरना मुश्किल है। जब राजनेताओं के सुधरने पर भी 99% राजनीति की गंदगी बनी ही रहनी है, तो फिर राजनेताओं को सुधारने की आवाजें चारों तरफ क्यों गूंज रही हैं? दरअसल नेताओं को हर खराबी के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले लोग अखबारों और टीवी चैनलों पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि उतना भरोसा उनको नहीं करना चाहिए। राजनेताओं और टीवी चैनलों के बीच अक्सर अंदर खाने एक लड़ाई है, आपस में लड़ाई है, और ये दोनों चूहे और बिल्ली की तरह लड़ते हैं। इनमें एक वर्ग संघर्ष है। अखबार और टीवी चैनल दोनों चीजें चलाने के लिए अरबों रुपए की जरूरत पड़ती है। इतने पैसे का इंतजाम बड़े अमीर और बड़े पूंजीपति ही कर सकते हैं। इसलिए इन टीवी चैनलों के मालिक, अखबारों के मालिक चाहते हैं कि अखबार और चैनल समाज को ये बताते रहें कि पैसा जमा करके रखने वाले बड़े सज्जन हैं, ये लोग बड़े दूध के धुले हुए, और ये जो गरीबों की और मिडिल क्लास के लिए जो लड़ते हैं नेता लोग, ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लड़ रहे हैं और राष्ट्र को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। पूंजीपति बिल्ली की तरह जनता का दूध पी जाता है, लेकिन इसको अखबार में और टेलीविजन चैनल में ये खबर आने नहीं देता, और टीवी चैनलों पर, अखबारों में जनता के जो फटे हुए कपड़े हैं इनको दिखाता है, और दिखा को कहता है कि देखो ये नेता वाले जो नेता रूपी चूहे हैं, ये तुम्हारे कपड़ों को कुतर डाले। ये अधिकांश बुद्धिजीवी चूहे और बिल्ली की इस लड़ाई को समझ नहीं पाते, और बिल्लियों की आवाज में बिल्लियों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी आवाज में आवाज मिलाते हैं, और तेज शोरगुल करते हैं, लोगों को बताते हैं ऊंची आवाज में कि चूहों को पकड़ो, मतलब नेताओं को पकड़ो, इन चूहों को पकड़ो, देखो तुम्हारे कपड़े कुतर दिए। लेकिन वो ये नहीं बताते कि तेरा दूध पी गई बिल्ली। बिल्ली की कहीं चर्चा नहीं होती, चूहों की चर्चा सब जगह है। गांधी जी, क्या आप मानते हैं कि अमीर वर्ग और बुद्धिजीवी मिलकर एक साजिश के तहत राजनेताओं को बदनाम किए हैं, और राजनेताओं के सुधरने मात्र से राजनीति नहीं सुधर सकती? राजनेताओं को और लोग कोसे, आलोचना करें तो बात समझ में आती है, लेकिन राजनेता लोग खुद राजनेताओं को क्यों कोसते हैं? फिर भी क्या आप मानते नहीं कि राजनेता बहुत ही ज्यादा चरित्रहीन हो गए हैं? मैंने पहले ही कहा कि नेता जैसे भी हैं, समाज के 1% से ज्यादा लोग नेता बनने की लाइन में ही नहीं है। अगर राजनेता चरित्रवान हो भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा उनका जो अनुकरण करते हैं, उनका जो कैरियर अपनाने की सपना देखते हैं समाज के 1% लोग, वही चरित्रवान बन पाएंगे। आखिर हमें 100% लोगों को चरित्रवान बनाने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए? 95% लोगों में नेता यानी अमीर वर्ग क्या चरित्रहीन नहीं है? यानी जो जिसको 95% लोग अपना नेता मानते हैं, यानी अमीर वर्ग को, क्या वो चरित्रहीन नहीं है? अगर हमें चूहे बिल्ली की खेल में बिल्ली की तरफ शामिल होना है तो बात अलग है।
अगर हमें वास्तव में राजनीति का सुधार करना है तो राजनेताओं को ही चरित्रवान बनाने की नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि अमीर वर्ग को भी चरित्रवान बनाने की सोचनी चाहिए। अधिकारियों को, फिल्मी कलाकारों को, खिलाड़ियों को और बुद्धिजीवियों को भी चरित्रवान बनाने की सोचना चाहिए। तब जाकर के इससे समाज चरित्रवान बनेगा और फिर अंत में उसका परिणाम ये होगा कि फिर राजनीति भी चरित्रवान होगी, फिर राजनेता भी चरित्रवान होंगे। लेकिन केवल राजनेताओं को सुधार करके कोई सपना देखता हो कि राजनीति सुधर जाएगी, तो ये बात होने वाली नहीं है। ये गलती 60 साल तक की गई, ये गलती आगे नहीं होनी चाहिए। गांधी जी, गंदी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग ललकार रहे हैं, उनको आप चूहे बिल्ली के वर्ग संघर्ष में बिल्लियों की सेना मानते हैं। आप ये भी मानते हैं कि राजनीति सुधारना इनके वश के बाहर की बात है। मानना है कि राजनीति को गंदी करने वालों में ये लोग शामिल हैं। आप ये भी मानते हैं कि ये लोग जनता की असली समस्याओं का नकली समाधान प्रचारित कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और गंदी राजनीति के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जो वर्ग संघर्ष से ऊपर उठकर सचमुच में राजनीति का सुधार कर रहे हैं। अगर वो कुछ लोग हैं तो आम जनता उनको पहचाने कैसे? राजनीति सुधार का जो भी काम करना चाहेगा उसका कोई न कोई वर्गीय हित जरूर होगा। वो समाज के किसी एक टुकड़े के फायदे के लिए काम कर रहा होगा और समाज के किसी दूसरे टुकड़े के नुकसान के लिए काम कर रहा होगा। हम तो असली सुधारक मानते उसी को है जो वास्तव में संसार के एक एक व्यक्ति, एक एक इंसान, हर व्यक्ति की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए, हर व्यक्ति की न्याय के लिए, हर व्यक्ति के सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। और अगर उसके ध्यान में पूरी मानव जाति नहीं है तो ये समझिए कि वो किसी एक वर्ग का फायदा कर रहा होगा, समाज के एक टुकड़े का के लिए राजनीति सुधार रहा होगा और समाज के दूसरे टुकड़े के लिए राजनीति बिगाड़ रहा होगा। आप इस पर कुछ उदाहरण देंगे क्या, जहां किसी एक वर्ग के लिए राजनीति सुधारी गई हो और दूसरे वर्ग के लिए बिगाड़ दी गई हो? 1789 की फ्रांस की क्रांति का उदाहरण ले लीजिए। उस समय रूसो से प्रेरणा लेकर राजनीति को सुधारने की एक क्रांति हुई। सोचा यह गया था कि राजनीति के बाद जनता के हाथ में मालिकाना आ जाएगा। ऐसा राजशाही के बाद का जो तंत्र आया उसमें यही कल्पना थी, यही सोच थी, यही उम्मीद थी। लेकिन उसी समय जो जागीरदार थे उस समय के राजा के, वो सक्रिय हो गए और उसने राजशाही के दौरान राजा से जो जमीन जागीर उपहार में वो लोग पाए थे, उस जमीन पर 1789 की क्रांति के बाद भी कब्जे को बरकरार रखा। कब्जे को छोड़ा नहीं जागीरदारों ने। जमीन पर कब्जा दिए बगैर जनता को देश का मालिक घोषित कर दिया गया। फ्रांस की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद राजा तो बदला, लेकिन जमीन पर जिनका मालिकाना हक था वो मालिकाना हक नहीं बदला। जमीन जिन जागीरदारों की राजा के समय थी, राजा के बाद भी जमीन उन्हीं जागीरदारों की बनी रही। इसका क्या परिणाम हुआ कि उस समय के बुद्धिजीवियों ने वोट का अधिकार देकर ही लोगों को समझा दिया कि आज से समझो कि तुम मालिक हो गए। वोटर 1789 से आज तक सैकड़ों पार्टियां बदलकर यह तलाश रहा है कि मालिक किस चीज का है वो। क्रांति के बाद जनता के हक में राजनीति को सुधारा जाना था, लेकिन राजनीति सुधरी जागीरदारों के हक में। जनता के हक में आज तक लोकतंत्र नहीं आया, जनता के हक में आज तक राजनीति नहीं सुधरी। क्रांति के बाद जनता के हक में कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया कि वास्तव में जनता को आजादी का एहसास हो। जनता को आज भी पूरी से फिर से वही 1789 वाली लड़ाई लड़कर अपने हक में राजनीति सुधारनी पड़ रही है। 1789 की क्रांति के बाद पूरे संसार में पैदा हुए अवैध जागीरदार ही
बाद में बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने, और आज संसार के जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, दरअसल वही लोग हैं जो राजशाही के दौरान जो क्रांति हुई थी वो राजा के जागीरदार थे। उस समय वो राजा के जागीरदार हैं, इस समय बहुत बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। लेकिन घूम फिर करके जो संपत्ति पर कब्जा जिनका राजशाही के दौरान था, संपत्ति पर कब्जा उन्हीं लोगों का लोकतंत्र में भी बना हुआ है। फ्रांस की 1789 की क्रांति वास्तव में राजनीतिक सुधार की क्रांति थी, लेकिन वो वोटर वर्ग की बजाय जागीरदार वर्ग के पक्ष में झुक गई। क्रांति के बाद जागीरदार वर्ग के लिए राजनीति सुधरी, लेकिन वोटर वर्ग के लिए राजनीति बिगड़ गई। इसलिए वोटर वर्ग को आज 200 साल बाद फिर से राजनीति सुधारने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जिससे वोटर को राष्ट्र की असली सत्ता यानी संपत्ति पर मालिकाना हक मिल सके। फ्रांस का ये उदाहरण तो समझ में आता है, कोई भारत का उदाहरण देंगे? अंग्रेजों के जाने के बाद अब क्षेत्र, भाषा, नस्ल, संप्रदाय, जाति, अमीरी और गरीबी के आधार पर तमाम वर्ग, तमाम समाज के लड़ते हुए टुकड़े दिखाई पड़ने लगे भारत में। 1998 आते आते 40 सालों में हर जाति के अमीर लोगों में आपसी वर्ग संघर्ष छिड़ गया, जिसे जातिवादी राजनीति का नाम दिया गया। निचले पावदान पर मानी जाने वाली जातियों के अमीरों ने ऊंचे पावदान के अमीरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वे जनता को यह समझाए कि ऊंची जातियों के अमीर लोग गंदी राजनीति करते हैं। अगर निचले पावदान की जातियों के अमीरों को सरकार चलाने का मौका मिले तो साफ सुथरी राजनीति पैदा होगी। फिर ऊंचे पावदान की जातियों के अमीरों ने भारत के समाज का पंथ और धर्म के आधार पर विभाजन कराया और धर्म और पंथ के आधार पर समाज को टुकड़ा करने की कोशिश किया और कहा कि मुसलमानों को खुश करने वाले लोग गंदी राजनीति करते हैं, अगर हिंदुओं को राज करने को मिल जाए तो अच्छी राजनीति पैदा होगी। लेकिन न तो निचली जातियों के अमीर साफ सुथरी राजनीति भारत में दे पाए और न तो हिंदू के नाम पर जो लोग राजनीति करने आए उन हिंदुओं के अमीरों ने भी कोई साफ सुथरी राजनीति देने में कामयाब नहीं हुए। कुल मिलाकर के इसका परिणाम यह हुआ कि देश की जनता दुखी होकर फिर से अपनी उसी पुरानी साइकिल पर सवार हो गई जिस पर वह अंग्रेजों को भगाने के बाद सवार हुई थी। बीमार राजनीति को सुधारने का दावा करने वाले एक नकली डॉक्टर को दूसरे नकली डॉक्टर ने हटाया। बाद भारत में बनी केंद्र और राज्य सरकारों पर एक के बाद एक नकली डॉक्टरों का आना और जाना लगा रहा। भारत में 2010 में छटपटाने वालों की संख्या 77 करोड़ हो गई। लोगों की दुर्दशा कहां कहां तक गिनाए, दुर्दशा गिनाने में तो हमारे देश के नेता कोई कम नहीं है। हम तो देश की जो दुर्दशा है उसका समाधान बताने, उससे निजात पाने, देश की समस्याओं को हल करने का रास्ता क्या हो सकता है, हमारा सारा ध्यान इस पर है। समस्याओं का, बीमारियों का नाम गिनाने के लिए और जो नेता हैं, दूसरी पार्टियां जो काम कर रही हैं वही बहुत है। आप ये मानते हैं कि राजनीति को जिस तरह से सुधारने की कोशिश अतीत में की गई वह तरीका ही ठीक नहीं था? आपका तरीका क्या है? उत्तराधिकार की सीमांकन और पंचमंजिला शासन के अलावा राजनीति सुधारने के लिए गांधी जी और कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें आप जरूरी मानते हैं? एक बहुत बड़े कवि हुए थे, उनका नाम था मैथिली शरण गुप्त। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। राजनीति का सुधार करने वालों ने इस कविता को ध्यान में रखा होता तो राजनीति सुधारने के नाम पर उसको बिगाड़ते नहीं। राजनीति सुधारने वालों ने अपने घर का दिया जलाया लेकिन दूसरे के घर का दिया बुझा दिया। समाज के अधिकांश लोगों को गरीब,
निकम्मा, पिछले जन्म का पापी, नाकाबिल, विदेशी, गैर, ये सब बातें कह के उनके घरों का तेल चुराया और अपने घरों में उसी तेल से दिया जलाया। चूहों को खा खाकर बिल्ली ने अपने विकास किया। चूहा खाई बिल्ली ने और मोटी हो गई और उस विकास के लिए एक वजन नापने वाली मशीन पर बैठ बैठ करके अपने विकास का प्रदर्शन किया और ये कहा कि देखो शरीर का जीडीपी बढ़ रही है बिल्ली की। विकास को नापने वाले भी बिल्लियों के रिश्तेदार थे। जो लोग कहते थे कि हाँ देश का विकास हो रहा था, वो बिल्लियों के रिश्तेदार थे। जो प्रचार कर रहे थे कि देश का विकास हो रहा है, देश की आय आमदनी बढ़ रही है, देश की जीडीपी बढ़ रही है, उन्होंने मरे हुए चूहों को नहीं गिना कि उस बिल्ली को मोटा होने में कितने चूहों को अपनी जान देनी पड़ी, कितने चूहों की हड्डियां कहां कहां फिसली हैं, ये उन्होंने नहीं देखा। उनकी चूहों की जनसंख्या नहीं गिनी कि कितने चूहे मारे गए, इन बिल्लियों ने कितने चूहे खाए। वजन नापने वाली मशीन पर बिल्लियों को खड़ा करके आगे बढ़ती हुई सुई को दिखाया, लेकिन मरे हुए चूहों को नहीं गिनाया। इसलिए विकास हुआ या विनाश हुआ, ये अभी विचार करने का विषय है, ये फैसला अभी नहीं हुआ। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों के विकास की कीमत पर कुछ दूसरे लोगों का विकास हुआ? यदि ऐसा हुआ भी तो आपके पास सबका विकास करने का क्या उपाय है? देखिए, असली व न्यायपूर्ण विकास तो तभी माना जाएगा जब वृक्ष की जड़, उसके तने, हर एक शाखा, उसकी प्रशाखा, प्रत्येक टहनी, यहां तक कि वृक्ष के हर एक फल का विकास करने की योजना हो। दुनिया में देशों की जो 200 सरकारें हैं, ये मानव जाति रूपी जो वृक्ष है उसकी लगभग 200 डालें हैं। ये 200 डालें समझिए। संसार यह देख ही नहीं पा रहा है कि इस वृक्ष की ये शाखाएं कुछ गिनी चुनी शाखाओं से जुड़ी है और ये गिनी चुनी शाखाएं वृक्ष के एक ही तने से जुड़ी है। जमीन पर मिट्टी ज्यादा जमा हो जाए और तने और डालें मिट्टी से ढक जाए तो लोग एक ही वृक्ष की डालों को अलग अलग पेड़ समझ बैठेंगे। देशों की सत्ता एक ही परम सत्ता से जुड़ी है, किंतु न कोई दार्शनिक ठीक से यह बात दिखा पाया, न कोई देख पाया। इसीलिए जो आज दकियानूस राष्ट्रवादी हैं, उनके हाथों में देशों की सत्ता गई। उन्होंने अपनी शाखा को इस वृक्ष में, जो उनकी शाखा, जिस शाखा पर वो बैठे हैं, उस शाखा को तो पानी से सींचा, उसको खाद पानी दिया, लेकिन उस शाखा को सींचने के लिए, खाद देने के लिए दूसरी डालों को काट करके खाद बनाए और ऐसी कोशिश में लगे हैं। इस तरह से अज्ञान है कि क्या एक पेड़ की एक डाल को काट करके खाद पानी बनाइए और फिर उसी पेड़ की जड़ में डालिए, ये समझदारी है या फिर ना समझिए। ये काम राष्ट्रवादियों ने पूरे 100, 150, 200 साल तक किया है, लेकिन यह इस तरह का अज्ञान, इस तरह की बातें आगे नहीं चलनी चाहिए। ये गलती भविष्य में ना हो, इसीलिए हम संसार से पूरे वृक्ष को पहचानने की अपील कर रहे हैं। हम दुनिया के हर आदमी को, दुनिया के हर देश को ये कह रहे हैं कि जिस चीज को आपने अपने देश को पेड़ मान बैठे हैं, वो पेड़ नहीं है, वो एक ही पेड़ की डाल है जिस पर आप बैठे हैं। और यह हम समझा रहे हैं कि केवल देश के विकास की रट मत लगाए रखिए। आप जिस डाल पर बैठे हैं केवल उसी की विकास होगा, और वो डाल जिस तने का अंग है, जिस तने में पैदा हुई है, अगर उस तने का विकास ना हुआ, उस जड़ का विकास ना हुआ, तो आपका जो डाल है वो मोटी होती होते गिर जाएगी, वो गिर जाएगी। इसलिए राज्य का ढांचा सुधारिए,
वृक्ष के हर एक अंग के लिए खाद पानी और सुरक्षा का प्रबंध करिए। इसी वजह से हम हर एक वयस्क व्यक्ति को ये कहते हैं कि सरकार उसे कुछ न कुछ इतनी रकम दे कि उसे रोटी के लिए काम न करना पड़े, और वो जो मेहनत करे, जिसके यहां मेहनत करने जाए, जैसे और चीजों की सौदेबाजी लोग करके तब बेचते हैं, उसी तरह अपना मेहनत भी वो सौदेबाजी करके तब बेचे। मतलब ये हुआ कि अगर उसके पास रोटी की मजबूरी होगी तब वो सौदेबाजी कैसे करेगा? तो ये मजदूरी का रेट भी नहीं होगा, वो मजबूरी का रेट होगा। हम चाहते हैं कि मजबूरी का रेट खत्म हो जाए। हर आदमी को जीने के लिए जितने पैसे की जरूरत है वो पैसा सरकार हर आदमी के बैंक खाते में बिना कोई परीक्षा लिए, बिना कोई काम देखे, बिना कोई काम करवाए फ्री में उसके खाते में दे। क्योंकि प्रकृति में जो कुछ भी पैदा हो रहा है उसमें उसका हिस्सा है। जो सरकार ने हड़प करके कुछ लोगों ने हड़पा हुआ है वो छोड़े, उसका किराया छोड़े। इसलिए मानव रूपी वृक्ष में डालों की सुरक्षा तो जरूरी है, लेकिन फलों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इंसान फल है, गांव उसी पेड़ की टहनियां हैं, जिले और प्रदेश प्रशासन प्रशाखाएं हैं, देश शाखाएं हैं, विश्व की जो अनिर्मित सरकार है वह मानव जाति रूपी वृक्ष का तना है। इन सबके लिए जब तक बजट का कुछ न कुछ पैसा आवंटित नहीं होगा तब तक वृक्ष की एक डाल काटकर दूसरी डाल के लिए खाद बनाने का नकली विकास संसार में चलता रहेगा। और जब तक यह नकली विकास चलेगा, एक डाल को काटा जाएगा, उसकी खाद बनाई जाएगी और फिर उसी पेड़ में डाला जाएगा। जब तक इस तरह का नकली विकास चलेगा तब तक किसी तरह के वास्तविक राजनीतिक सुधार की कल्पना नहीं की जा सकती। गांधी जी, देश का बजट तो होता है, प्रदेशों की सरकारों का बजट भी होता है। क्या हर एक व्यक्ति के लिए भी बजट का इंतजाम करना चाहते हैं आप? जी हां, हम चाहते हैं कि वोटरशिप या मतकर्ता वृत्ति हर व्यक्ति को मिले। ये मैं कहता हूं कि प्रकृति में जो कुछ भी पैदा हुआ और प्रकृति में जो चीज पैदा हुई उसके बदले में सरकार ने नोट छाप लिया, लेकिन वो नोट सबको दिया नहीं, उसने कह दिया काम करोगे तो मिलेगी। तो ये जो सरकार पैसा दे सभी आदमियों के, उसका नाम हमने वोटरशिप रखा अंग्रेजी में, हिंदी में मतकर्ता वृत्ति, जो वोट देते हैं उनकी वृत्ति, ये नाम उसका रखा। आखिर पेड़ फलों के लिए ही तो लगाया जाता है। अगर कोई किसान पेड़ की सब चीजों की सुरक्षा का प्रबंध तो करे, लेकिन फलों को गैर, फलों को निकम्मा, ये फल सजा याफ्ता, ये फल निर्बल, इन फलों को प्रतियोगिता में पिछड़ जाने वाला करके झाड़ दे, तो ऐसे किसान को समझदार कैसे कहेंगे? इसीलिए हमने उत्तराधिकार के सीमांकन और 5 मंजिला शासन व्यवस्था के अलावा राजनीति सुधारने का महत्वपूर्ण तरीका यह बताया है कि हर वयस्क इंसान को राष्ट्र की औसत आमदनी का कुछ न कुछ हिस्सा हर महीना नकद सरकार उसके बैंक खाते में भेजे, और बिना कोई काम कराए भेजे, बिना कोई परीक्षा लिए भेजे। हम सरकार की परिभाषा भी यही कहते हैं कि जो सरकार बिना काम के वोटरशिप दे वही अपनी सरकार है, जो ना दे वो गैरों की सरकार है। हमने काम कराने वाली, हमसे काम कराने वाली ठेकेदार है सरकार, वो सरकार नहीं है। इसी वोटरशिप की रकम को हम व्यक्तियों का बजट कहते हैं। जो काम करा के देता है, माँ बाप बिना काम कराए पैसा देते हैं, इसीलिए अपने होते हैं, और जो काम करा के अपना पैसा देता है वो अपना नहीं होता। तो जब तक सरकार बिना काम के हर नागरिक को कुछ पैसा नहीं देगी, और जिनको जिनको नहीं देती, ये सरकार उनकी है नहीं। और जो लोग सरकार से बिना काम के पैसा पाते हैं, ये सरकार उन्हीं लोगों की है। क्या हमें आप विस्तार से बताएंगे कि हर आदमी को बिना काम कराए कुछ पैसा वोटरशिप के नाम से क्यों मिलना चाहिए? हर महीना कितना पैसा मिलना चाहिए? यह देने के लिए सरकार पैसा कहां से इकट्ठा करेगी? क्या ये पैसा पाकर लोग निकम्मे नहीं हो जाएंगे? इस पैसे को घर घर पहुंचाने में भ्रष्टाचार तो नहीं होगा? और
क्या ये संभव भी है? आपको याद होगा, आप पिछले इंटरव्यू में ये सभी सवाल हमसे कर चुके हैं। इन सभी सवालों का जवाब भी हम दे चुके हैं। वोटरशिप के प्रस्ताव को 137 सांसदों ने संसद में पेश किया है और संसद में इस पर बहुत काम भी हुआ है। आप संसद से इस बात की जानकारी खुद ब खुद सूचना के अधिकार से ले सकते हैं। इन सवालों पर हमारी तमाम किताबें भी हैं, सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी। फिर भी आप मेरी जुबान से ही अगर सुनना चाहते हैं कि वोटरशिप लोगों को क्यों मिलनी चाहिए, हर महीना इतना पैसा सरकार देने के लिए लाएगी कहाँ से, और ये पैसा पाक के लोग निकम्मे होंगे कि ज़्यादा काम करने लग जाएंगे, इस पैसे को घर घर पहुंचाने में भ्रष्टाचार होने की खतरा है, और ये सब संभव भी है या नहीं है, ये सारे सवालों का जवाब हमने पिछले इंटरव्यू में दिया था। वोटरशिप क्या है, इस नाम से एक सीडी डीवीडी बनी हुई है। आप दोबारा मुझसे वही बात पूछने से ज्यादा अच्छा है कि वो सीडी मंगवा करके, डीवीडी मंगवा करके अपने टेलीविजन में लगा के देख लीजिए। फिर भी आप केवल इतना तो बता दीजिए गांधी जी कि लोगों को हर महीना वोटरशिप के नाम से जो नकद कैश आप सरकार से दिलाना चाहते हैं, उसके पीछे मूल मकसद क्या है? जो वोटरशिप का जो पैसा हम चाहते हैं कि सरकार वोटरों को दे, इसके पीछे मूल मकसद ये है कि समाज पर से जो पैसे वालों का शासन करने का अधिकार है वो समाप्त हो जाए। हम ये चाहते हैं कि राजा जब शासक था तो उस जमाने में जो बहुत बाहुबली था, जो 200 किलो का आदमी हुआ करता था, बड़ा बलवान जिसे कहते थे, वो शासक होते थे, यानी बाहुबली लोग शासक होते थे। लेकिन जब से बंदूक बनी तो एक मुर्दा सा आदमी भी बंदूक मार दे तो ये 200 किलो का आदमी, 2 कुंटल का आदमी धराशायी हो गया। तो इसके बाद जब से बंदूक बनी तब से बाहुबलियों का शासन खत्म हो गया। जो लोग उस जमाने में राजा बनते थे वो लोग अब चौकीदार हैं और सिपाही हैं, पुलिस, वो लोगों की सुरक्षा करने में लगे। लेकिन जब से वो बाहुबलियों का शासन खत्म हुआ, राजशाही खत्म हुई और लोकतंत्र आया, तो इस लोकतंत्र में अब पैसे वालों का शासन कायम हो गया। अब पैसा इकट्ठा करिए, धन इकट्ठा करिए, चाहे चोरी से, चाहे बेईमानी से, चाहे डकैती से, चाहे भ्रष्टाचार से, किसी को धोखा दे करके, किसी को बेईमानी करके पैसा इकट्ठा करिए और शासक बन जाइए। तो ये जो प्रवृत्ति है इसको खत्म करने की कोशिश में है। जब वोटरशिप का पैसा हर आदमी को मिल जाएगा तो वो किसी गलत आदमी की बात मानेगा ही नहीं, उसका काम, उसका आदेश नहीं मानेगा। तो जो धन का शासन है वो समाप्त हो जाएगा। वोटरशिप का मतलब धन के सत्ताधीशों का शासन का खात्मा है। अच्छा गांधी जी, असली सत्ता कौन है बताइए? असली सत्ता कौन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हर आदमी जब जन्म लेता है तभी कोई न कोई काम उसको उसकी प्रकृति के उन्हीं नियमों से आवंटित हो जाता है, उसे मिल जाता है, जो नियम बच्चे के रूप, रंग, लिंग आदि चीजों को तय करते हैं। मतलब जैसे बच्चे का रूप तय होता है कि वो सुंदर होगा, कि मध्यम दर्जे का होगा, कि निम्न स्तर का सुंदर होगा, वो सांवला होगा कि गोरा होगा, वो लंबा होगा कि छोटा होगा, ये जो बातें, वो लड़का होगा कि लड़की होगी, ये बातें जो प्रकृति के नियम तय करते हैं, प्रकृति के वही नियम ये भी तय कर देते हैं कि वो पैसा रखने में रुचि लेने के लिए काम करेगा कि इज्जत हासिल करने में या समाज की भलाई करने में काम करेगा। ये बात भी उसी जन्म के समय तय हो जाती है। जो काम लोगों को जन्म के साथ ही आता है, इसे कंप्यूटर की चिप की तरह समझें। असली सत्ता इंसान पर इसी चिप के सहारे शासन करती है। जो जिसे आप कहते हैं सत्ता कौन है, तो सत्ता वही है, उसने आपके दिमाग में एक चिप लगाई हुई।
अब वो जो चिप है कंप्यूटर की, वो चिप करवाती है आपसे। आपको लगता है मैं करता हूं, लेकिन वो चिप आपसे करवाती है। पैसे वाले इंसान करेंसी नोट के सहारे शासन करते हैं। जब करेंसी नोट सबके पास हो जाएगा तो पैसे वालों का समाज पर से जो बलात् शासन है, जबरदस्ती का थोपा हुआ शासन है, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो समाज पर से पैसे वालों का बलात् शासन खत्म करना भी क्या आप राजनीति को सुधारने का एक एजेंडा मानते हैं? जी हां, महत्वपूर्ण एजेंडा मैं मानता हूं इस बात को कि पैसे वालों का बलात् शासन, जबरदस्ती का थोपा हुआ शासन खत्म हो। ये हम राजनीति सुधारने का बहुत कीमती, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं। जिन लोगों को भोग विलास और वैभव चाहिए, अब वो लोग काम करें और पैसा हासिल करें और जितना कर सकते हैं उतना शासन करें। लेकिन जिनको केवल रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो लोग अब काम ना करें। वो काम करें जो काम करने के लिए उनकी अंतरात्मा कहे। आज हालात उल्टे हैं। उत्तराधिकार कानून के कारण भोग विलास और वैभव जिन लोगों को मिलता है, उनकी कोई परीक्षा नहीं होती, उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता। लेकिन रोटी जिनको चाहिए, उनसे कठोर काम कराया जाता है। वोटरशिप इस विडंबना को समाप्त कर देता है। राजनीति सुधारने के लिए वोटरशिप व पंच मंजिला शासन के अलावा और कौन कौन सी बातें आप जरूरी मानते हैं? हम ये मानते हैं कि उत्तराधिकार की एक सीमा बना दी जाए और सीमा बनाकर दक्षिणाधिकार के नाम से एक नया कानून बना दिया जाए। इस कानून के सहारे हर मां बाप को एक अधिकार दे दिया जाए। वो ये कि हम मानते हैं कि लोग अपनी उन आस्थाओं के साथ जीवित रह सकें जिनके कारण दूसरों को क्षति नहीं पहुंचती, जिनके कारण दूसरों का कोई नुकसान नहीं होता। इसके लिए हम मानते हैं कि संसार के हर समुदाय की सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के वीटो पावर की तरह ही एक थीटो पावर को मान्यता दिया जाए। हम मानते हैं कि देशों के ऊपर जो तीसरे मंजिल की सरकार बने, उसे गांवों की विकास समितियों के लोग अपनी वोट से बनाएं। जो चौथे मंजिल की सरकार बने, उसे परिवारों के मुखिया अपनी वोट से बनाएं। और जो पांचवें मंजिल की सरकार बने, उसे हर वयस्क व्यक्ति अपनी वोट से बनाए। इस तरीके का शासन जब बन जाएगा तो हर एक गांव को, हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को अपना विकास करने वाली वास्तव में एक सक्षम सरकार मिल जाएगी। एक नहीं, परिवार को अपनी सरकार मिल जाएगी, लोगों को व्यक्तिगत अपनी सरकार मिल जाएगी और गांव को विकास करने के लिए अपनी सरकार मिल जाएगी। तीन और सरकारें बन जाएंगी और इन तीनों के विकास का काम करेंगी, इनकी सुरक्षा का, इनकी इज्जत का, इनकी गरिमा का ध्यान रखेंगे। इससे धरा पर कोई भी ऐसा नहीं बचेगा, कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां अंधेरा हो। तो मैथिली शरण जी का जो सपना था कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, वास्तव में जब हर एक घर में वोटरशिप का पैसा पहुंचेगा और हर घर का गार्जियन, हर व्यक्ति का गार्जियन विश्व स्तर पर एक सरकार बन जाएगी, तो वास्तव में धरा के कण कण में, धरा के कोने कोने में प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा पूरी धरा से विदा हो जाएगा।